नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो है बांदा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। तुम्हारा नाम राम भवन है। राम भवन के बांदा स्थित उसके घर पर आने वाले आदमी ने कहा, जी सही जगह पर आए हैं आप। किस सिलसिले में हमसे मिलने आए हैं? राम भवन ने उसको देखते हुए जवाब दिया, मैं सीबीआई की टीम में हूँ। हमारी टीम के लोग बांदा के सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हैं। आपको वहाँ बयान दर्ज कराने आना है। सीबीआई का सदस्य बताने वाले आदमी ने जब ये कहा तो राम भवन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। बयान? किस तरह का बयान हमें दर्ज कराना है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक मुकदमे के सिलसिले में जांच चल रही है, जिसमें आपके ऊपर भी आरोप है। मेरे ऊपर आरोप है, पर मैंने तो कुछ किया नहीं। राम भवन, बहुत नासमझ मत बनो। तुम्हारी पेन ड्राइव में बहुत सारी वीडियो क्लिप और फोटो मिली है। बांदा में सिंचाई विभाग में कार्य करने वाले जूनियर इंजीनियर राम भवन को इस बात का कोई अंदाजा लग चुका था कि सीबीआई उसके चारों तरफ मकड़जाल बुन चुकी है। सीबीआई से आए हुए अफसर के साथ चलने के लिए खड़ा हुआ। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया। वहां से ये लोग सरकारी गेस्ट हाउस पहुंच गए। राम भवन की निगाह वहां पर अपने ड्राइवर अभय को देखकर राम भवन के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। ये पेन ड्राइव तुम्हारी है? सीबीआई के एक अफसर ने राम भवन से पूछा तो उसने देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। राम भवन, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। 1 महीने से अधिक का समय हो गया है। सीबीआई की टीम सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी है। विदेशी कई वेबसाइटों पर वो फोटो और वीडियो हमें दिखी जो तुम्हारी पेन ड्राइव में भी मौजूद है। तुम जिस तरह से बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए देते हो, उनको उपहार और पैसे देते हो, वो भी जानकारी हमारे पास है। तुम्हारे ड्राइवर अभय से हमने पूछताछ कर ली है। यही नहीं, सोनभद्र के इंजीनियर नीरज यादव के वेबसाइट पर भी तुम्हारे द्वारा भेजी गई फोटो और वीडियो मिल गए हैं। अब तुमको पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाता है। 45 साल के राम भवन को सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया। सीबीआई राम भवन को बांदा से आगे की तहकीकात के लिए चित्रकूट लेकर आई। बाद में वापस बांदा की अदालत में राम भवन को पेश किया गया। वहां उसकी पत्नी भी पहुंच चुकी थी। राम भवन तो अपने को बेकसूर बता ही रहा था तथा उसकी पत्नी प्रियावती भी अपने पति को निर्दोष बता रही थी। सीबीआई ने इसकी पड़ताल अगस्त-सितंबर माह से शुरू की थी। सीबीआई टीम को बेल्जियम की एक साइट पर भारतीय बच्चों के पोर्नोग्राफी वीडियो देखने को मिले। इसकी जांच करते करते सीबीआई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बांदा जिले तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इस इलाके में गरीबी बहुत है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने यहाँ तमाम योजनाएं भी चला रखी है। इनमें कई विदेशियों के सहयोग से भी चलते हैं। कई एनजीओ का यहाँ आना जाना होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में मदद के नाम पर सबसे अधिक पैसा यहाँ ही आता है। गरीब लोगों की हालत का लाभ उठाकर उनसे मनचाहा काम भी यहाँ करवाया जाता है। कई बार ऐसी खबरें यहाँ के अखबारों में सुर्खियाँ बनती रहती है। सीबीआई ने 1 माह तक यहाँ गहरी विवेचना की। इस जांच में सीबीआई को सोनभद्र में रहने वाले इंजीनियर नीरज यादव का पता चला। सबसे पहले सीबीआई ने नीरज यादव को पकड़ा। यहाँ पर बांदा में रहने वाले सिंचाई विभाग के इंजीनियर राम भवन का भी पता लगा। सीबीआई ने राम भवन के करीबी रहने वाले दिनेश को अपने भरोसे में लिया। दिनेश की पहचान छिपाकर सीबीआई ने राम भवन के बारे में पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यहाँ कोई वादी मुकदमा नहीं था। सीबीआई अपनी पहल पर ही मुकदमा लिख चुकी थी। राम भवन के करीबी दिनेश की आजकल आपस में बनती नहीं थी। सीबीआई को इसका लाभ मिला और सीबीआई ने दिनेश से कई राज उगलवा लिए। राम भवन के 3 मोबाइल नंबर, 1 पेन ड्राइव सीबीआई को मिल गए, जिसमें राम भवन के खिलाफ सारा काला चिट्ठा था। राम भवन के सभी फ़ोन नंबर उसके अपने पते पर लिए गए थे। राम भवन के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद सीबीआई ने राम भवन को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने राम भवन को अपर जिला
और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि राम भवन को रिमांड पर लेकर पूरी जांच की जाएगी। आरोप है कि वो कमजोर वर्ग के बच्चों को अपना निशाना बनाता था। इसमें दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले और ठेके पर काम करने वाले बच्चे शामिल होते थे। वो उन बच्चों को निशाना बनाता था जिनको कुछ फायदा देकर आसानी से फंसाया जा सके। लड़कियों को बुलाने पर लोगों के संदेह का खतरा ज्यादा होता है। इसी वजह से लड़कों का प्रयोग भी इस धंधे में किया जा रहा था। देश में बच्चों का यौन शोषण कोई नई बात नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में जारी आंकड़ों में बताया कि हर रोज 100 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों की शिकायत आती है। बच्चों के यौन शोषण में तमाम सख्ती के बाद भी इसमें 22% की वृद्धि देखी गई है। कई बार पुलिस को इस बात का पता भी नहीं चलता कि किस जगह से ये धंधा पनप रहा है। इसमें शामिल बच्चे बेहद गरीब और दूर दराज के इलाकों के होते थे, जिससे उनकी पहचान भी नहीं हो पाती थी। ऐसे में अपराधियों की जड़ तक पहुंच पाना मुश्किल काम होता है। इस अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने इकाई का गठन किया। इसका काम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पूरे धंधे को बेनकाब करना था। विदेशों में भारतीय अश्लील फिल्मों की डिमांड कुछ ज़्यादा होती है। असल में विदेशों में अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री फिल्मी दुनिया की तरह होती है, जबकि भारत में ऐसे वीडियो चोरी चुपके और लोगों को बहकाकर बनाए जाते हैं जो फिल्मी कहानी से नहीं दिखते हैं। ऐसे में ये सच्चे वीडियो मानकर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सीबीआई ने जिस राम भवन को पकड़ा उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतना भोला और सरल दिखने वाला इंसान ऐसी घिनौनी हरकतें भी कर सकता है। 45 साल के राम भवन को उसके आसपास रहने वाले बच्चे जेई अंकल के नाम से जानते हैं। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर होता है। राम भवन बच्चों को अपने घर पर बुलाता था। वो बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देता था। बच्चे घंटों घंटों उनके घर पर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहते थे। जेई अंकल के अपना कोई बच्चा नहीं था। पड़ोसियों को लगता था कि अपने बच्चे ना होने की वजह से वो दूसरे के बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं। राम भवन अपने घर आने वाले बच्चों को उपहार और नकद पैसे भी देते थे। बच्चों के परिजनों को राम भवन बताते थे, बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, इसमें जो पैसा मिलता है वो आपको सबको दे देता हूँ। ये बच्चे गरीब परिवारों के होते थे। उनके लिए यह छोटी छोटी सहयोग भी काफ़ी बड़ी होती थी। जेई अंकल का राज सीबीआई ने खोला और बताया कि वो बच्चों की अश्लील फोटो यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ऑनलाइन बिजनेस करते थे। इसके बाद भी बच्चों के परिवार ये बात मानने को तैयार नहीं है। बच्चों से जब इस तरह के गंदे काम के बारे में पूछा गया तो उन सब ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सीबीआई कहती है कि बच्चे और उनके परिवार के लोग पैसा पाने की वजह से खामोश है। इसके अलावा उनको लगता है कि बयान देने के बाद कानूनी दांवपेच में फंसने से अच्छा है कि पूरे मामले से दूर रहा जाए। राम भवन के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि वे सीधे आदमी हैं, उनको फंसाया जा रहा है। राम भवन भी खुद को निर्दोष मानते हैं। वो कहते हैं हमें सीबीआई जांच से कोई डर नहीं, सच्चाई सामने आ जाएगी। राम भवन मूल रूप से खरोच गांव के देवीना का पुरवा का रहने वाला है। उसके पिता चूना कारीगर थे, घर बनाने का काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने तीनों बेटों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। राम भवन होनहार था तो उसकी सरकारी नौकरी लग गई। 2004 में राम भवन की शादी प्रियवती से हुई। राम भवन के अपने कोई औलाद नहीं थी। 3 साल पहले हार्ट अटैक से राम भवन के पिता चुन्ना कारीगर की मौत हो गई। इसके बाद से राम भवन अपनी पत्नी को साथ रखने लगा। तब से गांव में रहना छूट गया। राम भवन के दोनों भाई राजा और राम प्रकाश बांदा जिले के ही नरेनी अड़तरा रोड पर अपने परिवारों के साथ रहते हैं। राम भवन का काम सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में अर्जुन सहायक परियोजना, महोबा और असीन बांध परियोजना चित्रकूट की देखभाल करने का था। बांदा, महोबा और हमीरपुर के जिले में ही उसकी नौकरी का ज़्यादातर समय बीता था। इस कारण पूरे इलाके में उसकी मजबूत पकड़ थी।
2009 और 10 में राम भवन की तैनाती करवी में हुई थी। राम भवन काफी मिलनसार और सरल स्वभाव का दिखता था। उसका अपने साथ काम करने वालों और पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार था। राम भवन करीब 10 साल से चित्रकूट में तैनात था। सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने ही कपसेटी गांव में किराए का मकान लेकर वो रहता था। राम भवन को नौकरी के शुरुआती दिनों में सिंचाई विभाग कॉलोनी में ही रहने के लिए सरकारी आवास मिल गया था। इसके बाद वो कभी कॉलोनी के मकान में नहीं रहा। चित्रकूट में नौकरी के दिनों में सिकरी गांव के रहने वाले कुक्कू सिंह के यहाँ किराए का मकान लेकर रहता था। कुछ ही दिनों के बाद पड़ोसियों ने कुक्कू सिंह से शिकायत की थी कि राम भवन के घर में अनजान लोगों का आना जाना होता है। राम भवन ने खाना बनाने के लिए एक महिला को नौकरानी की तरह से रखा था। उसकी 2 बेटियां भी यहाँ आती जाती रहती थी। इस शिकायत के कुछ दिन बाद राम भवन ने ये मकान खाली कर दिया था। दोबारा इसके खिलाफ 2012 में शिकायत हुई थी, जब उसके पास रहने वाली एक किशोर उम्र की लड़की ने गलत कदम उठा लिया था। आरोप था कि राम भवन ने लड़की का यौन शोषण किया था, जिसकी वजह से लड़की ने गलत कदम उठाया था। चित्रकूट के लोग बताते हैं कि राम भवन उस मामले में बच गया क्योंकि लड़की के घर परिवार वाले गरीब थे। राम भवन ने पानी की तरह से पैसा बहाकर अपने को बचाने में सफलता हासिल कर ली थी। राम भवन के कारनामों पर पर्दा पड़ा रहा। 2 नवंबर 2020 को राम भवन का नाम चर्चा में आया। सीबीआई ने अनपरा सोनभद्र निवासी इंजीनियर नीरज यादव को पकड़ा। नीरज बीटेक करने के बाद दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन के दौरान नीरज की नौकरी छूट गई, तब वो सोनभद्र आकर रहने लगा। सोशल मीडिया पर उसने पोर्नोग्राफी के कुछ वीडियो अपलोड किए थे। वहां से सीबीआई को राम भवन का नाम मिला। सीबीआई ने 25 सितंबर 2020 को सबसे पहले नीरज यादव को पकड़ा। उसके बाद 15 नवंबर 2020 को राम भवन को पकड़ा। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर का नाम यौन शोषण मामले में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई और जल मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने उन्हें निलंबित कर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीबीआई को राम भवन के पास से बच्चों के साथ यौन शोषण के 66 वीडियो, 600 से अधिक फोटो, सेक्स टॉय, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री और 8 लाख रुपए बरामद हुए। इसमें 50 बच्चों का शामिल होना बताया जाता है। इन बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के आसपास मानी जाती रही है। ये सभी बच्चे हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा के आसपास के रहने वाले माने जा रहे हैं। राम भवन इनके साथ अश्लील वीडियो बनाकर विदेशों में रहने वालों को बेच देता था। सीबीआई ने पाया कि राम भवन डार्क वेब नामक वेबसाइट के जरिए ये काम करता था। डार्क वेब इंटरनेट का बेहद जटिल स्वरूप है। डेनमार्क, कनाडा, स्वीडन और आयरलैंड जैसे देशों में इसकी जड़ें पाई गई है। यहाँ के इंटरनेट सर्वर के जरिए डार्क वेब का संचालन होता है। यहाँ के आईपी एड्रेस का पता भी जल्दी नहीं लग पाता है। डार्क वेब के जरिए केवल पोर्नोग्राफी ही नहीं बल्कि मादक पदार्थों और अवैध असलों की भी खरीद फरोख्त होती है। डार्क वेब का सर्च इंजन कहीं नजर नहीं आता है। इस वजह से ही इसको डीप नेट भी कहा जाता है। राम भवन को इसके संचालन की जानकारी कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। सीबीआई के सूत्र मानते हैं कि अनपरा के रहने वाले इंजीनियर नीरज यादव से राम भवन को ये जानकारी मिली हो, वीडियो बनाने का काम राम भवन करता हो और इसको डार्क वेब तक ले जाने का काम नीरज यादव करता हो। नीरज यादव दिल्ली में रहने के दौरान किसी ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के संपर्क में आया होगा, जिसके बाद वो और राम भवन मिलकर ये काम करने लगे हो। सीबीआई राम भवन को रिमांड पर लेकर इन सवालों के जवाब तलाशने में लगी थी। सीबीआई की जांच में ये पता चला कि राम भवन 5 साल से 15 साल की आयु वर्ग के बच्चों को अपने जाल में फंसा उनकी अश्लील वीडियो बना लेता था। इसके आधार पर बच्चों का यौन शोषण करता था। डार्क वेब नामक वेबसाइट के संपर्क में आने के बाद राम भवन इन वीडियो को विदेशों में बेचने का काम भी करने लगा था। उसको जो पैसे मिलते थे वो बच्चों को भी देता था। बच्चों के घर वालों को बताता था कि बच्चे ऑनलाइन गेम्स में ये पैसा जीतते हैं। बच्चों को पैसे और उपहार देने से उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। राम भवन बच्चों की इस मजबूरी का फायदा उठाकर वीडियो बनाता था। राम भवन को पता नहीं था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। कभी ना कभी अपराध
सामने खुलकर आ ही जाता है। भारत में इंटरनेट पर अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर या कोई अश्लील फिल्म देखना और बनाना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। इसके बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में अवैध तरीके से ऐसे फोटो और वीडियो तैयार होते हैं। विदेशों में इनकी बड़ी डिमांड है। साइबर क्राइम में सबसे अधिक मामले अश्लीलता के दर्ज हो रहे हैं। कई आपराधिक मामलों में ऐसे वीडियो अपराधियों के गले की फांस भी बन जाते हैं। भारत में देसी और विदेशी दोनों ही तरह की सेक्सी वीडियो सबसे अधिक देखी जाती है। भारत में 49% लोग चोरी से अश्लील वीडियो देखते हैं। 17% लोग इस तरह की वीडियो नियमित देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अश्लील फिल्में मोबाइल फ़ोन पर देखी जाती है। भारत में अब तेज़ी से ऐसे वीडियो बनने लगे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का लगभग 2 मिनट का अश्लील वीडियो चर्चा में आया था। दिल्ली के चेक मेट्रो स्टेशन पर एलसीडी में इस तरह की सेक्स वीडियो दिखने लगी थी। बहुत सारे ऐसे मामले भी आए जिसमें लड़के अपने साथियों के वीडियो और फोटो लेते पकड़े गए थे। कई बार परेशान लड़के लड़कियों ने गलत कदम भी उठाए थे। कई मशहूर हस्तियों के वीडियो एडिट करके भी बनाने की घटनाएं भी सामने आई। इंटरनेट कुछ ही सालों में अश्लील साइट देखने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। इसका व्यापार दिन पर दिन बढ़ रहा है। सेक्स से जुड़ी तमाम तरह की देसी और विदेशी वीडियो इंटरनेट पर मिलने लगी है। ऐसे में वीडियो बनाने का धंधा भी तेजी से फैल रहा है। देह का धंधा करने वाले गिरोह इंटरनेट पर अश्लील चैटिंग और सेक्स वीडियो का कारोबार कर रहे हैं। इनके जरिए देह धंधे के ग्राहक भी तलाशे जाते हैं। कई इंटरनेट साइट इस काम में लगी है। इसकी आड़ में तमाम तरह के फ्रॉड भी होते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।